बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशंस को स्टार्ट किया था। अभी उसके एग्जांपल्स वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशंस की अगर हम पहले रिलेशनशिप की बात कर ले, जिसको मास मास रिलेशनशिप या मास मास कन्वर्जन का नाम देते हैं। मास मास कन्वर्जन अगर हम देख लें तो मास मास कन्वर्जन का एग्जांपल क्या है। यहाँ पे बुक में एग्जांपल 1.9 दिया गया है। एग्जांपल क्या है? एग्जांपल ये है कि हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ क्विक लाइम, जिसको हम कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं, इज प्रोड्यूस्ड बाय द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ 200 ग्राम्स ऑफ लाइमस्टोन, जिसको हम कैल्शियम कार्बोनेट का नाम देते हैं। क्वेश्चन ये है कि अगर हमारे पास 200 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट हो तो 200 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट अगर हम डिकम्पोज कर लें, हीट करने पर डिकम्पोज कर लें, तो उसके रिजल्ट में कितने ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा। इस एग्जांपल को अभी हम क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। और बस कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो रिएक्टेंट है, कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो प्रोडक्ट है। तो रिएक्टेंट के गिवन मास है, किसी के रिएक्टेंट के गिवन मास से प्रोडक्ट का मास अभी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। किस चीज को यूज करते हुए? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को यूज करते हुए। तो यहाँ पे सॉल्यूशन की अगर हम बात कर लें, यहाँ पे आपको पहले बता चुका हूं कि स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन करते वक्त हमने कहा था कि कितने स्टेप्स हमने फॉलो करने होंगे, 5 स्टेप्स। उसी के साथ मैंने आपको यह भी बताया था कि ये लाजमी नहीं है कि हम हर स्टोइकोमेट्रिक प्रॉब्लम में 5 स्टेप्स को फॉलो कर लें। यहाँ पे हम इस मास मास रिलेशनशिप के स्टोइकोमेट्रिक प्रॉब्लम को 3 स्टेप्स में सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर हम पहले स्टेप की बात कर ले तो पहले स्टेप में हमने क्या करना होगा? पहले स्टेप में हमने डेटा लिखना होगा। स्टेप 1 में डेटा में हमने क्या लिखा है? हमें पहले किस चीज का पता होना चाहिए? जो रिएक्टेंट्स हमें दिए गए हैं, रिएक्टेंट्स के मोलर मास का पता हमें होना चाहिए। तो हमें पहले से पता है कि कैल्शियम ऑक्साइड का मोलर मास क्या है। कैल्शियम ऑक्साइड का मोलर मास जो है वो 56 ग्राम्स पर मोल है। कैल्शियम का मास 40 है, कैल्शियम का क्या है 40 है, प्लस ऑक्सीजन का कितना है 16 है। 40 प्लस 16 को जो हम प्लस कर लेते हैं तो ये आपके पास क्या आएगा? ये हमारे पास आएगा 56 ग्राम्स पर मोल। इसी तरह मोलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कितना है? मोलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो 100 ग्राम्स पर मोल है। कितने ग्राम्स पर मोल है? 100 ग्राम्स पर मोल है। इसके बाद अगर हम किस चीज की बात कर ले, नेक्स्ट गिवन मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। गिवन मास कौन से मास को कहते हैं? जो हमारे पास क्वेश्चन में यानी एग्जांपल में जो मास रिएक्टेंट का दिया जाता है उसको हम गिवन मास ऑफ क्या कहते हैं? गिवन मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट का नाम देते हैं। तो हमने डेटा लिख लिया, लास्ट में क्या लिखेंगे? मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड प्रोड्यूस। प्रोडक्ट के मास का हमें नहीं पता, वो भी यहां पे हम लिखेंगे कि वो अननोन है, क्वेश्चन मार्क हमने लगाए। तो अभी क्या है, ये स्टेप 1 में हमने डेटा लिखा। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप में हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखेंगे। अगर हम 100 ग्राम्स यानी 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट लें, उसको थर्मली हीट कर लें, थर्मल डिकम्पोजिशन पर कैल्शियम कार्बोनेट से क्या बनेगा? कैल्शियम कार्बोनेट से कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम क्विक लाइम का नाम देते हैं, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा। ये कैल्शियम कार्बोनेट गैस है, सॉलिड है हमारे पास, सॉलिड है। और इसी तरह कैल्शियम ऑक्साइड भी सॉलिड है, और इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या है? गैस है। तो हमारे पास ये दो प्रोडक्ट बनेंगे। इसके साथ हमारा काम नहीं है, हमारा मेन प्रोडक्ट ये है, इससे हमारा काम है। तो 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट 56 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहा है, सही। अभी स्टेप 3 में हम क्या कर लेंगे? स्टेप 3 में अगर हम यहाँ पे बैलेंस केमिकल इक्वेशन की बात बता दो, यहाँ पे हम कहते हैं कि इक्वेशन बैलेंस्ड है। बैलेंस्ड का क्या मतलब है? यहाँ पे एक कैल्शियम का एटम हमें दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी एक कैल्शियम एटम है। यहाँ पे तो कितने हैं हमारे पास? एक कार्बन एटम है हमारे पास। यहाँ पे भी क्या है? प्रोडक्ट की साइड पे भी एक कार्बन एटम है। यहाँ पे 3 ऑक्सीजन एटम्स है अगर हम देख ले जनरली, तो यहाँ पे 1 प्लस 2, 3 ऑक्सीजन एटम बन रहे हैं। तो हम कहते हैं कि यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट दोनों साइड पे इक्वल है, तो ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हुआ। तो इसके बाद स्टेप 3 में अगर हमने मास कैलकुलेट करना हो प्रोडक्ट का, जिसको हम कैल्शियम ऑक्साइड या क्विक लाइम कहते हैं, किस तरह कैलकुलेट करेंगे? यहाँ पे इजी मेथड है, बुक से थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करेंगे। किस चीज को कैलकुलेट करने के लिए? स्टोइकोमेट्रिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे
मैंने पहले क्या किया है, पहले बैलेंस केमिकल इक्वेशन के जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के मास है वो मैंने लिए हैं। मोलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, मोलर मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। अब कहते हैं कि 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम डिकम्पोज कर लेते हैं तो वो कितने ग्राम, 56 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड दे रहे हैं। 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट गिव 56 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड। फिर इसके बाद क्वेश्चन ये है, इफ 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूसेस या गिव 56 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड, फिर हम कहते हैं कि देन 200 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट जो हमें दिया गया है एग्जांपल में है विल गिव x ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड। अगर 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो 56 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड दे रहे हैं तो 200 फिर कितना देगा, अभी हम इसको सॉल्व करेंगे। यहां पे देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मतलब है कि ये वैल्यू 200 ग्राम जो है वो इस 56 ग्राम के साथ मल्टीप्लाई होगी और यहाँ पे या x ग्राम जो है वो किसके साथ, x ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट के साथ ये वैल्यू मल्टीप्लाई होगी। तो यहाँ पे ये x ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट के साथ मल्टीप्लाई हो रही वैल्यू इज इक्वल टू, ये इक्वल का साइन है, फिर इसके बाद 56 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड हमने यहाँ पे लिखा है और कौन सी वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है, ये 200 ग्राम की वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है। इसके बाद हमने फाइंड आउट क्या करना है, हमने फाइंड आउट करना है ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड प्रोड्यूस्ड। कैल्शियम ऑक्साइड यानी प्रोडक्ट के मास को अभी हमने फाइंड आउट करना है कि कितने ग्राम प्रोडक्ट बना है। तो यहाँ पे ये हमारे पास जो 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है, 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इस साइड पर आकर क्या हो जाएगा, ये डिवाइड होगा। तो 1 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड अपनी जगह पे, ये हमारे पास 56 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड 200 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट अपनी जगह पे है और यहाँ पे जो 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है वो यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे तो डिवाइड हो रही है वो वैल्यू। अभी क्या होगा, अभी हम ये देख लेते हैं, जब हम 56 को 200 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं और फिर डिवाइड कर लेते हैं 100 पे तो इसका आंसर क्या आएगा, 112 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड। यहाँ पे देखिए ये ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट, ग्राम कैल्शियम हमारे पास ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट से क्या होगा, कैंसिल होगा, जबकि हमारे पास ये 100 से जब हम क्या करते हैं 200 को 100 से डिवाइड कर लेते हैं तो आंसर क्या आएगा, यहाँ पे ये 2 आएगा। तो इस 2 को जब 56 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो इसका आंसर आएगा 112 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड बाय थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ 200 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। इसी तरह स्टूडेंट्स अगर हम मोल मोल कन्वर्जन या जिसको मोल मोल रिलेशनशिप कहते हैं स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशंस में, तो मोल मोल कन्वर्जन अगर हम करना चाहें तो उसके एग्जांपल से हम क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास बुक में 1.10 दिया हुआ है। एग्जांपल ये है कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस इज कंज्यूम्ड व्हेन 2.5 मोल N2 रिएक्ट विद द excess of hydrogen gas for the production of ammonia। अभी हमारे पास हैबर प्रोसेस में जिसमें हम अमोनिया को क्या करते हैं, अमोनिया की प्रोडक्शन करते हैं। अमोनिया को प्रोड्यूस करने के लिए हम हाइड्रोजन और नाइट्रोजन की रिएक्शन कराते हैं। अभी हमारे पास अगर हमने हाइड्रोजन और नाइट्रोजन की रिएक्शन कराना हो अमोनिया बनाने के लिए, क्वेश्चन ये है कि अगर हमारे पास कितने मोल, अगर हमारे पास 2.5 मोल, कितने मोल 2.5 मोल नाइट्रोजन हमें गिवन है, 2.5 मोल 2.5 मोल नाइट्रोजन जो है वो कितने मोल हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा। अभी हमारे पास एक रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स नाउन है जबकि दूसरे रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स अननोन है। एक रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स से दूसरे रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स को हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह एक रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स से प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पहले स्टेप में अभी हम क्या कर लेंगे, इस क्वेश्चन में हम नाइट्रोजन के गिवन नंबर ऑफ मोल्स से रिएक्टेंट हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट कर पाएंगे। पहले स्टेप में हम क्या कर लेंगे, सॉल्यूशन में स्टेप 1 में डेटा लिखेंगे। डेटा में क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू 1 मोल। ये कौन से नंबर ऑफ मोल्स हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू 1 मोल। इसका ये मतलब है कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में हमें कितने मोल, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में हमारे पास 1 मोल नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में हमारे पास 3 मोल क्या मौजूद है, 3 मोल हाइड्रोजन गैस
मौजूद है। और इसी तरह गिवन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस, गिवन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन कितने हैं क्वेश्चन में, यानी जिसको एग्जांपल हम कहते हैं उसमें नाइट्रोजन के 2.5 मोल्स हमें गिवन है, जबकि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन यूज्ड इज इक्वल टू अननोन, जबकि हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स को हमने फाइंड आउट करना है कि कितना हाइड्रोजन कंज्यूम हुआ है। तो स्टेप 2 में हम क्या कर लेंगे, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखेंगे। यहाँ पे हमारे पास 2 नाइट्रोजन के एटम्स हैं, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय n 2 नाइट्रोजन के एटम्स हो गए, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6 हाइड्रोजन के एटम्स हैं, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6 हाइड्रोजन के एटम्स हो गए। तो इक्वेशन बैलेंस्ड है। इसके बाद स्टेप 3 में कैलकुलेशन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कंज्यूम, हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स को हमने फाइंड आउट करना है कि हाइड्रोजन कितना कंज्यूम हुआ है। यहाँ पे हम ये लिखेंगे कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन से ऊपर जब भी हम लिखे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में, पहले हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन से वैल्यू लेते हैं। हम कहते हैं कि इफ 1 मोल नाइट्रोजन कंज्यूम 3 मोल हाइड्रोजन, अगर 1 मोल नाइट्रोजन जो है वो 3 मोल हाइड्रोजन कंज्यूम कर रहा है, फिर नेक्स्ट हम कहते हैं कि देन 2.5 मोल नाइट्रोजन विल कंज्यूम x मोल हाइड्रोजन। अगर 1 मोल नाइट्रोजन जो है वो 3 मोल हाइड्रोजन के साथ कंप्लीट रिएक्शन कर सकता है, तो 2.5 मोल नाइट्रोजन के लिए फिर कितने मोल हाइड्रोजन की जरूरत होगी, अभी हमने ये फाइंड आउट करना है। तो यहां पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। 2.5 मोल n जो है वो 3 मोल H2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, x मोल हमारे पास हाइड्रोजन का वो 1 मोल N2 के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो x मोल H2 यहां पे किसके साथ हमने मल्टीप्लाई किया, 1 मोल N2 के साथ मल्टीप्लाई किया, सही है, इक्वल का साइन है। फिर इसके बाद 3 मोल H2 हमने लिखा, 3 मोल H2, और यहाँ पे 2.5 मोल N2 जो है वो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 2.5 मोल N2। अभी हमने क्या करना है, x मोल ऑफ हाइड्रोजन हमने फाइंड आउट करने हैं कि हाइड्रोजन के कितने नंबर ऑफ मोल्स कंज्यूम होंगे जब 2.5 मोल नाइट्रोजन के साथ इसकी रिएक्शन कराते हैं एक्सेस में। तो यहां देखें, यहां पे हमारे पास ये 1 मोल N2 जो है वो यहां पे मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, लेकिन इक्वल की साइड पर ले आते हैं डिवाइड होगा, सही। तो इस तरह इक्वेशन को लिख सकते हैं कि x मोल हाइड्रोजन इज इक्वल टू ये 3 मोल हाइड्रोजन, 2.5 मोल नाइट्रोजन अपनी जगह पे, ये 1 मोल N2 जो है वो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल की साइड पर अगर क्या होगा डिवाइड होगा। यहाँ पे मोल N2 जो है, मोल N2 से क्या होगा, कैंसिल होगा। जब हम क्या करते हैं, 3 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2.5 से, जब 3 को 2.5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो इसका आंसर आएगा 7.5 मोल ऑफ हाइड्रोजन विल कंज्यूम। इसका मतलब है कि हमारे पास 2.5 मोल नाइट्रोजन गैस जो है, अगर वो कंप्लीट हाइड्रोजन के साथ एक्सेस में रिएक्शन कर लें, एक्सेस में क्या यूज कर रहे हैं, हाइड्रोजन यूज कर रहे हैं, तो हाइड्रोजन के कितने मोल कंज्यूम होंगे, 7.5 मोल कंज्यूम होंगे। इस तरह हमने क्या किया, हमने मोल मोल कैलकुलेशन या मोल मोल रिलेशनशिप को डिटरमिन किया। रिएक्टेंट के गिवन नंबर ऑफ मोल से दूसरे रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स को जो कंज्यूम हो रहे हैं उसको हमने कैलकुलेट कर लिया। इसी तरह स्टूडेंट्स अगर हम नेक्स्ट स्टेप में हमने करना है मोल मास कन्वर्जन, सही है। थर्ड वन है हमारे पास मोल मास रिलेशनशिप या मोल मास कन्वर्जन में हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं किस चीज को, यहाँ पे हम कैलकुलेट कर सकते हैं मास ऑफ दी प्रोडक्ट को, किसी से कैलकुलेट कर सकते हैं गिवन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल से इसको समझेंगे। कैलकुलेट द मास ऑफ हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस्ड बाय द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ 4.3 मोल ऑफ वाटर। वाटर हमारे पास रिएक्टेंट है, जबकि हाइड्रोजन गैस जो है वो क्या है, वो प्रोडक्ट है। तो वो कह रहे हैं कि क्वेश्चन ये है कि गिवन 4.3 मोल हाइड्रोजन वाटर को जब हम क्या करते हैं, 4.3 मोल वाटर को जब हम डिकम्पोज करते हैं हीट पर, तो उसके नतीजे में कितने ग्राम हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगा। अभी हमने इसको फाइंड आउट करने के लिए सॉल्यूशन में हम देखते हैं। पहले स्टेप में क्या कर लेंगे, स्टेप 1 में पहले हम डेटा लिखेंगे। डेटा में क्या है, गिवन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कितने हैं, क्वेश्चन में जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर हमें मिले हैं वो 4.3 मोल है। मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन गैस का हमें पता है कि मोलर मास हाइड्रोजन गैस का मोलर मास जो है, हाइड्रोजन गैस का मोलर मास जो है वो 2 ग्राम्स पर मोल है। और इसी तरह हाइड्रोजन गैस का जो मास प्रोड्यूस हुआ है वो अननोन है, अभी हम फाइंड करेंगे नेक्स्ट स्टेप्स में।
स्टेप 2 में देखें बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमने लिखा है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन में यहाँ पे देखें 2 मोल हमारे पास वाटर है, कितने मोल? 2 मोल हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस कर रहा है। 2 मोल क्या? 2 मोल वाटर को जब हम डिकम्पोज कर लेते हैं तो 2 मोल वाटर जो है वो 2 मोल हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा थर्मल डिकम्पोजिशन पर। फिर इसके बाद स्टेप 3 में देख लें, हमने अभी कैलकुलेट करना है किस चीज को? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस्ड बाय द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ 4.3 मोल ऑफ वाटर। यहाँ पे हमें पहले से पता है बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि इफ 2 मोल वाटर डिकम्पोज एंड गिव 2 मोल हाइड्रोजन गैस, अगर 2 मोल वाटर जो है वो 2 मोल हाइड्रोजन गैस दे रहे हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक, तो इसका ये मतलब है कि फिर 4.3 मोल वाटर जो है वो 4.3 मोल हाइड्रोजन गैस देगा। लेकिन हमने यहाँ पे x मोल हाइड्रोजन लिखा है इसलिए ताकि सॉल्व कर सके आगे। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब हम करते हैं 4.3 मोल वाटर जो है वो 2 मोल हाइड्रोजन के साथ मल्टीप्लाई होगा, x मोल हाइड्रोजन जो है वो 2 मोल वाटर के साथ मल्टीप्लाई होगा। उसी तरह हम सॉल्व कर लेते हैं जिस तरह प्रीवियस को हमने सॉल्व किया। तो x मोल हाइड्रोजन जो है वो कितने के इक्वल होगा? x मोल हाइड्रोजन इज इक्वल टू 2 मोल हाइड्रोजन मल्टीप्लाई बाय 4.3 मोल वाटर डिवाइडेड बाय 2 मोल वाटर। सही। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये हमारे पास मोल वाटर से कैंसिल होगा, ये 2 हमारे पास इस 2 से कैंसिल होगा। और इसी तरह अगर हम किस चीज की बात कर लें, रह रहा है हमारे पास 4.3 मोल हाइड्रोजन, तो इसका मतलब है कि हमारे पास अगर 2 मोल वाटर जो है वो 2 मोल हाइड्रोजन दे रहे हैं तो 4.3 मोल वाटर जो है वो फिर 4.3 मोल हाइड्रोजन गैस देगा। ये तो स्टेप 3 हमने किया। स्टेप 4 में हमने क्या करना है? कन्वर्ट कैलकुलेटेड नंबर ऑफ मोल्स इनटू ग्राम्स। जो नंबर ऑफ मोल्स हमने हाइड्रोजन गैस के कैलकुलेट कर लिए उसको किस में कन्वर्ट करना है? उसको ग्राम्स में कन्वर्ट करना है। ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए रिलेशन का हमें पहले से पता है कि मास ऑफ अ सब्सटेंस इज इक्वल टू मास ऑफ सब्सटेंस किस चीज के इक्वल है? गिवन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट सब्सटेंस मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं? 4.3 मोल है जो हमने कैलकुलेट किए हैं। मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन कितना है? 2 ग्राम्स पर मोल है। देखें यहाँ पे हमारे पास ये मोल पर मोल से कैंसिल होगा। 4.3 मोल को अगर हम क्या कर ले, 4.3 को जब हम 2 ग्राम से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो इसका आंसर आएगा 8.6 ग्राम्स। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जब हम किस चीज को, जब हम 4.3 मोल वाटर को डिकम्पोज करते हैं थर्मली तो हमारे पास 8.6 ग्राम हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगा। क्या प्रोड्यूस होगा? 8.6 ग्राम्स हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगा। इसी तरह स्टूडेंट्स लास्ट जो रिलेशनशिप है अगर हमें देखना हो मास वॉल्यूम रिलेशनशिप, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप में हम क्या देखते हैं? मास वॉल्यूम रिलेशनशिप में हम देखते हैं कि हमने फाइंड आउट करना है वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट को। किसी से वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट को फाइंड आउट करना है गिवन मास ऑफ दी रिएक्टेंट से। रिएक्टेंट्स के मास का हमें पता होगा लेकिन वॉल्यूम ऑफ दी प्रोडक्ट का नहीं पता होगा, तो रिएक्टेंट्स के मास से वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट को हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। एग्जांपल 1.12 है बुक में। एग्जांपल क्या है? कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ NO2 प्रोड्यूस्ड व्हेन 12 ग्राम ऑफ NO इज रिएक्टेड विद एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन एट स्टैंडर्ड टेंपरेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेंपरेचर और प्रेशर पे जब हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड टेंपरेचर और प्रेशर पे जब हम NO2 की रिएक्शन कराते हैं, कितने हमारे पास NO की रिएक्शन कराते हैं एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन के साथ, तो क्वेश्चन ये है कि कितने हमारे पास वॉल्यूम NO2 का बनेगा स्टैंडर्ड टेंपरेचर और प्रेशर पे। तो सॉल्यूशन अगर हम देखें, स्टेप 1 है, फिर इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 और स्टेप 5। ये हमारे पास जो रिलेशनशिप है इसमें हमने 5 स्टेप्स में सॉल्व करना है। तो अगर हम स्टेप 1 की बात कर ले तो पहले हमने डेटा लिखना है। डेटा क्या है? मास ऑफ NO जो है वो कितना है? 12 ग्राम है। मास ऑफ NO कितना है? इसको हम गिवन मास ऑफ NO कहते हैं। क्या कहते हैं? गिवन मास। कौन सा मास? गिवन मास ऑफ NO। हमें क्वेश्चन में NO का जो मास गिवन है वो 12 ग्राम है। मोलर मास ऑफ NO कितना है? मोलर मास ऑफ NO का हमें पता है 30 ग्राम्स पर मोल है। कितने ग्राम्स पर मोल है? 30 ग्राम पर मोल है। और पहले से पता है कि नाइट्रोजन का जो मास है वो 14 ग्राम पर मोल है, प्लस ऑक्सीजन का मास क्या है? 16 ग्राम पर मोल है। तो प्लस कर लेते हैं, 30 ग्राम पर मोल आएगा मोलर मास ऑफ NO।
वॉल्यूम ऑफ NO2 जिसको हम प्रोडक्ट का नाम देते हैं उसका नहीं पता, उसको हमने फाइंड आउट करना है। स्टेप 2 में हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखेंगे। बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या है? हम कहते हैं कि 2 मोल NO की जब हम रिएक्शन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन के साथ कराते हैं तो 2 मोल NO2 बनेगा। ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। नंबर ऑफ एटम्स बोथ साइड्स पे क्या है? इक्वल है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप 3 में हमने क्या करना है? नेक्स्ट स्टेप 3 में जो हमें मास दिया गया है, गिवन मास ऑफ NO जो है, इस गिवन मास को किस चीज में चेंज करना है? पहले हम पढ़ चुके हैं स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशंस में। हमने गिवन मास को उसके नंबर ऑफ मोल्स में चेंज करने हैं। तो हमारे पास 12 ग्राम जो NO है, 12 ग्राम NO जो है वो कितने मोल के इक्वल है? 12 ग्राम NO जो है वो 0.4 मोल के इक्वल है। तो हमने क्या किया? गिवन मास ऑफ NO को NO के मोलर मास पे डिवाइड किया। क्या होगा? 12 ग्राम हमारे पास है तो ग्राम ग्राम से कैंसिल होगा। 12 को जब हम 30 पे डिवाइड कर लेते हैं तो इसका आंसर आएगा 0.4। यहाँ पे पर मोल है, नीचे ऊपर आकर क्या होगा? मोल होगा। इसके बाद स्टेप 4 में क्या कर लेंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NO को कैलकुलेट करने के बाद स्टेप 4 में हम देखेंगे कि NO2 कितने मोल प्रोड्यूस हुआ है। क्या हमने जिसको मोल रेशियो का नाम देते हैं, या कैलकुलेशन दी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट विच इज प्रोड्यूस्ड, उसको हमने फाइंड आउट करना है। तो NO2 के नंबर ऑफ मोल्स जो अभी प्रोड्यूस हो चुके हैं उसको हमने फाइंड आउट करने हैं। तो कहते हैं कि 2 मोल, कितने मोल? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के मुताबिक, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के मुताबिक 2 मोल NO जो है वो 2 मोल नाइट्रोजन डाइऑक्साइड दे रहे हैं। तो 2 मोल NO प्रोड्यूसेस या गिव 2 मोल NO। यहां पर हम लिखेंगे इफ 2 मोल जो है वो 2 मोल NO2 दे रहे हैं तो देन क्या होगा? हम कहते हैं कि देन 0.4 मोल NO जो है वो फिर 0.4 मोल NO2 देगा। तो आंसर क्या है इसका? ये आंसर है कि अगर हम क्या यूज कर लें, अगर हम 0.4 मोल NO की रिएक्शन करा लें किस चीज के साथ? एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन के साथ, तो हमारे पास क्या बनेगा? 0.4 मोल NO2 बनेगा। नेक्स्ट जो हमारे पास स्टेप 5 है, लास्ट स्टेप है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट कैलकुलेट करने के बाद स्टेप 3 हमारे पास जो स्टेप 4 है उसमें नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के बाद स्टेप 5 में क्या करना है? स्टेप 5 में हम करेंगे किस चीज को? कन्वर्ट करेंगे किस चीज को? जो नंबर ऑफ मोल्स हम कैलकुलेट कर चुके हैं प्रोडक्ट के, उसका हमने वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। वॉल्यूम किस तरह फाइंड आउट करेंगे? उसका वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ NO2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NO2 मल्टीप्लाइड बाय मोलर वॉल्यूम ऑफ NO2। वॉल्यूम ऑफ NO2 को अगर हमने फाइंड आउट करना है उसकी गिवन नंबर ऑफ मोल्स है तो NO2 के नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई करने हैं मोलर वॉल्यूम ऑफ NO2 के साथ। तो क्या होगा? हमारे पास ये मोल पर मोल से क्या होगा? कैंसिल होगा। 0.4 को जब हम 22.414 DM³ ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा 8.97 DM³ ऑफ NO2। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे हमारे पास 12 ग्राम 0.4 मोल, कितने मोल? 0.4 मोल NO2 जो है वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा? स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे 0.4 मोल NO2 जो है वो 8.97 DM³ वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। और ये कितने ग्राम? 12 ग्राम NO से हम बना चुके हैं। कितने ग्राम? 12 ग्राम NO से हमने क्या बनाया था? 12 ग्राम NO से हमने NO2 बनाया था जो 0.4 मोल के इक्वल था। और ये 0.4 मोल जो NO2 है वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा? 8.97 DM³ वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे।